कल्पना कीजिए, तपती दोपहर, राजस्थान की धूल भरी जमीन, दूर कहीं चुनावी मंच और एक दुबला पतला सा बुजुर्ग नेता जिसके पास न चमकदार सूट है न विरासत में मिली तिजोरियां, लेकिन उसके हर शब्द पर हजारों लोग सांस रोके खड़े हैं। क्यों? क्योंकि यह वही आदमी है जिसने अपना बचपन अकाल में गुजारा, जवानी नौकरी और भूख के बीच बांट दी, और फिर भी उन नेताओं को चुनौती देने खड़ा हो गया जिनके पास उसके मुकाबले सब कुछ था, पैसा, सत्ता, तजुर्बा, सब कुछ। यह कहानी है भैरों सिंह शेखावत की, और यकीन मानिए, जितना साधारण उनका जन्म था उतना ही असाधारण है उनका सफर। जहां आज हम उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति, राजस्थान के सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में से एक के रूप में याद करते हैं, ये कहानी शुरू होती है वहां से जहां कोई अखबार नहीं लिखता, कोई कैमरा नहीं पहुंचता। एक छोटे से गांव से, मिट्टी के घर से, सूखी हुई कुएं की दीवार से। साल 1923, ब्रिटिश भारत, राजपूताना की धरती, जहां रेत आंधी बनकर उठती है और कभी कभी ये लगता है मानो आसमान खुद धरती पर टूट पड़ा हो। उसी रेत के बीच बसे सिकर जिले के छोटे से गांव खाचरियावास में जन्म लेते हैं एक बालक, भैरों सिंह। न राजा का बेटा, न किसी नवाबी खानदान का वारिस, किसान परिवार, सीमित जमीन, मुश्किल हालात और ऊपर से अंग्रेजी राज की कड़ी आंच। घर में जो थोड़ा बहुत था वह भी पक्का नहीं। साल अच्छे हो जाए तो फसल, और साल खराब हो जाए तो सूखी दरारों से भरी धरती जिसमें से सिर्फ धूल उड़ती। कई बार रात को चूल्हा जलाने से पहले घर के बड़े बुजुर्ग हाथों की लकीरों को देखते, मानो वहां से कोई जवाब मिलने वाला, आहो कल का खाना कहाँ से आएगा। ऐसे घर में पला बढ़ा बच्चा अगर भविष्य के सपने देखता भी है तो वो आमतौर पर इतना ही होता है, किसी तरह घर की जिम्मेदारी निभ जाए, रोज की रोटी मिल जाए। लेकिन भैरों सिंह के भीतर चुपचाप कुछ और ही पक रहा था। बचपन में ही उन्होंने भूख को बहुत करीब से देखा। ये सिर्फ पेट में मरोड़ देने वाली भूख नहीं थी, यह आत्मा को कुतरने वाली भूख थी। जब आपके पड़ोस का कोई इंसान आपसे नजर चुराते हुए गुजर जाए, क्योंकि उसे पता है आप भी उससे कुछ मदद मांग नहीं सकते। कई बार गांव में सूखा इतना भयानक होता कि पूरा इलाका भूतिया लगने लगता। सूखी हूँ, ई नहरें, फटी जमीन और दूर दूर तक चलते लोग जो शहरों की तरफ निकल पड़े थे, शायद वहां काम मिले, शायद वहां जिंदगी बच जाए। भैरों सिंह इन्हीं तस्वीरों के बीच बड़े हो रहे थे। उनके अंदर एक सवाल लगातार उबलता रहता, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जन्म से ही सब कुछ लेकर आते हैं और बाकी लोग शुरुआत ही गड्ढे से करते हैं। स्कूल की बात करें तो पढ़ाई लिखाई उनके लिए किसी विलासिता से कम न थी। गांव के स्कूल की टूटी खिड़कियों से आती धूल, फर्श पर बैठकर लिखे जाने वाले अक्षर और बीच बीच में खेत के काम के लिए छुट्टी। लेकिन ये वही लड़का था जो जब भी किताब हाथ में उठाता दुनिया को दूसरे नजरिए से देखने लग जाता। कहानियों में जब वह न्याय की बातें पढ़ता तो उसे अपने गांव की कचहरी याद आती, जहां कई बार ताकतवर आदमी की बात तही आखिरी मानी जाती। जब इतिहास की किताब में देश के बड़े नेताओं के संघर्ष की बातें आती तो उसे अपने आसपास के गरीब लोगों की चुप्पी परेशान करती। हमारे लिए कौन लड़ेगा? एंड फिर जिंदगी ने एक क्रूर मोड़ लिया। परिवार पर अचानक आई आर्थिक मार, जिम्मेदारियों का पहाड़ और उस नाजुक उम्र में वह फैसला जो एक पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। भैरों सिंह को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अब किताबों की जगह हल, फसल और रोज के जुगाड़ ने ले ली। सुबह खेत, दोपहर मजदूरी, शाम को घर की चिंता। कभी कभी रात का सन्नाटा इतना भारी हो जाता कि सोते हुए भी इंसान जागता रहे। लेकिन यही रातें थीं जब उनके भीतर एक और तरह का सपना जन्म ले रहा था। क्या मैं सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने के लिए पैदा हुआ हूं, या कुछ और भी है जो मुझे करना चाहिए? इसी दौर में उन्होंने समाज के असली चेहरे देखे, रिश्वत, पक्षपात, ऊंच नीच, जातिपात और आम आदमी की बेबसी। गांव के किसी गरीब किसान को पटवारी के दफ्तर के चक्कर लगाते देखते तो उन्हें भीतर गुस्सा आता। किसी बूढ़े मजदूर को थाने के बाहर घंटों खड़े देखते, जिसकी शिकायत कोई सुनने को तैयार नहीं तो दिल में जलन होती।
धीरे धीरे यह गुस्सा एक सवाल में बदलने लगा। सिर्फ शिकायत करके क्या होगा, कोई तो भीतर जाकर यह व्यवस्था बदलने की कोशिश करे। लेकिन उस लड़के के सामने एक बेरहम सच्चाई भी थी। उसके पास न ऊंची शिक्षा थी, न पैसा, न राजनीतिक परिवार का सहारा। उसके पास बस दो ही चीजें थीं, जिद और मेहनत करने की ताकत। यही दो चीजें आने वाले दशकों में उसे वही आदम ई बनाएंगी जिसका नाम राजस्थान की राजनीति में एक मिसाल की तरह लिया जाएगा। समय बीतता गया, देश आजादी के मुहाने पर पहुंचने लगा। आजादी की हवा गांवों तक भी महसूस होने लगी थी, लेकिन आम आदमी के जीवन में हालात अभी भी ज्यादा नहीं बदले थे। भैरों सिंह नौजवान हो चुके थे। उनके आसपास कई नौजवान अंग्रेजों के खिलाफ नारों में अपनी आवाज मिलाते, जुलूसों में शामिल होते और कुछ लोग गुलामी से आजादी की सीध ये लड़ाई लड़ने शहरों को निकल जाते। भैरों सिंह एक और तरह के मोर्चे पर जूझ रहे थे। घर की जिम्मेदारी, रोजगार की चिंता, भविष्य का अंधेरा। इसी बीच उन्हें सरकारी नौकरी का रास्ता दिखाई दिया। ये कोई चमकदार पोस्ट नहीं थी, न बहुत पैसा, लेकिन घर का सहारा बन सकती थी। कहते हैं कई बार इंसान अपने सपनों से समझौता नहीं करता, सिर्फ समय से करता है। वह भी ऐसा ही एक समझौता था। भैरों सिंह ने नौकरी पकड़ी, सरक आरी तंत्र के भीतर की एक छोटी मामूली सी कड़ी। उनके लिए यह नौकरी सिर्फ वेतन नहीं थी, यह एक खिड़की थी जिसके जरिए वह व्यवस्था को भीतर से देख सकते थे। और यहीं से शुरू हुआ असली टकराव, सिर्फ सत्ता और जनता के बीच नहीं, भैरों सिंह के भीतर भी। कार्यालयों में, थानों में, छोटे छोटे सरकारी दफ्तरों में उन्होंने जो देखा वह उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। किसी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग, कमज और की आवाज को दबा देना, शक्तिशाली के सामने बिना सवाल किए झुक जाना। कई बार वे देखते कि जिसने नियमों के हिसाब से सही आवेदन दिया वह महीनों दफ्तर के चक्कर काटता रहा, लेकिन जो मुलाकात सही जगह करा ले उसका काम एक ही दिन में हो जाता। उनके भीतर का किसान बेटा, जिसने भूख और अभाव देखे थे, इस तमाशे के आगे खुद को बेबस नहीं महसूस करना चाहता था। एक दिन ऐसा आया जिसने उनके भीतर की दिशा बदल दी। एक बूढ़ किसान, जिसकी आंखों में वर्षों की मेहनत की धूल जमी थी, अपने बेटे के साथ दफ्तर आया। उसकी जमीन किसी प्रभावशाली आदमी ने कागजी चालब आजी से हड़प ली थी। कागजों पर सब कानूनी दिख रहा था, असलियत में यह जालसाजी थी। भैरों सिंह ने उस फाइल को हाथ में लिया, कागजों के बीच छिपी सच्चाई को सूंघा, किसान की आंखों में झांक कर देखा और बस दिल के भीतर कुछ टूटने जैसा महसूस किया। उन्होंने पूरी कोशिश की, नियमों की सीमाओं के भीतर रहकर उस किसान की मदद करने की, लेकिन जब ऊपरी दबाव आ गया, शक्तिशाली लोगों के फोन और संदेश आने लगे, तो उन्हें साफ इशारा कर दिया गया, ज्यादा ईमानदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये वही लम्हा था जब नौकरी की सुरक्षा और जमीर की आवाज आमने सा मने खड़ी हो गईं। भैरों सिंह ने पहली बार महसूस किया कि इस व्यवस्था के भीतर रहकर उसकी बुनियाद को चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। उस रात वे देर तक जागते रहे। आंखों के सामने बूढ़े किसान की झुकी हुई कमर घूमती रही, उसका बेटा जो बस यह पूछ रहा था, अब क्या होगा साहब? और कहीं गहरे भीतर से एक आवाज आई, अगर तुम सचमुच बदलाव चाहते हो तो तुम्हें वहां जाना होगा जहां नियम बनते हैं, सिर्फ उनका पालन नहीं होता। यहीं से राजनीति की हल्की सी परछाई उनके जीवन में प्रवेश करती है। ये कोई अचानक लिया गया रोमांचक फैसला नहीं था, ये धीरे पका हुआ संकल्प था। उन्होंने विभिन्न सामाजिक और वैचारिक संगठनों के संपर्क में आना शुरू किया। चर्चाएं, बैठकें, गांव-गांव घूमना, लोगों की समस्याएं सुनना। उनके भाषण तब छोटे होते थे, लेकिन उनमें एक बात साफ झलकती, यह व्यक्ति सिर्फ नाराज नहीं है, यह व्यक्ति समाधान खोजना चाहता है। उनका नाम धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में जाना जाने लगा। लोग कहते, एक नौजवान है, सीधा बात करता है, डरता नहीं है और सबसे ज्यादा हमारी बात सुनता है। वही भैरों सिंह, जिसने अपने बचपन में खुद को अकेला महसूस किया था, अब दूसरों की आवाज बन रहे था। राजनीति अब उसके लिए सिर्फ शक्ति का खेल नहीं रह गई थी, यह जीवन का लक्ष्य बनती जा रही थी। लेकिन कहानी यहाँ आसान हो जाती तो यह
कहानी नहीं होती। जहां एक तरफ भैरों सिंह का प्रभाव बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और शक्ति चुपचाप मजबूत हो रही थी। एक प्रतिद्वंद्वी, एक ऐसा नेता जो वर्षों से उसी इलाके की राजनीति पर कब्जा जमाए बैठा था। उसके पास वह सब कुछ था जो भैरों सिंह के पास नहीं था: धन, पुराने राजनीतिक रिश्ते, प्रशासन में पकड़ और सबसे बड़ी बात, समय से बनी हुई एक जमी जमाई छवि। भैरों सिंह के सामने यह किसी पहाड़ से टकराने जैसा था। यह प्रतिद्वंद्वी सिर्फ व्यक्ति नहीं था, यह उस पूरी मानसिकता का प्रतीक था जो मानती थी राजनीति वही कर सकता है जिसके पास पैसा, खानदान और रसूख हो। भैरों सिंह इस सोच के खिलाफ खड़े हो रहे थे और अब बात चरणबद्ध संघर्ष से निकलकर सीधी भिड़ंत की तरफ बढ़ने लगी। गांव की चौपालों पर एक नया सवाल उठने लगा: अगर कभी चुनाव हुआ तो क्या यह नौजवान उस पुराने ताकतवर नेता को चुनौती देने की हिम्मत करेगा? समय ने ज्यादा इंतजार नहीं किया। चुनाव की घोषणा हो गई। राजस्थान की रेत पर एक नया राजनीतिक मौसम उतर आया। झंडे, पोस्टर, नारों की गूंज और हर गली कूचे में बहसें। इसी चुनाव ने भैरों सिंह के सामने सबसे बड़ा सवाल रख दिया: क्या वे सुरक्षित नौकरी, सीमित लेकिन स्थिर जिंदगी चुनेंगे या सब कुछ दांव पर लगाकर चुनावी मैदान में उतरेंगे? उनके परिवार की आंखों में चिंता थी। अगर हार गए तो? अगर नौकरी चली गई तो? अगर समाज ने मजाक बनाया तो? इन सवालों के पीछे सालों की गरीबी, असुरक्षा और डर छिपा था। लेकिन भैरों सिंह के मन में एक और ही डर था: अगर मैं कोशिश ही नहीं कर पाया तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार वह दिन आया जब उन्होंने निर्णय लिया, वे चुनाव लड़ेंगे। यह निर्णय सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह भावनात्मक था, अस्तित्व का था। उन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरी को पीछे छोड़ दिया और एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा जहां हर मोड़ पर असफलता का खतरा था। लेकिन यही वह क्षण था जिसने इस साधारण किसान पुत्र को असाधारण बना दिया। अब कहानी में एक और परत जुड़ आती है, समय की। चुनाव तक का समय बहुत कम था। पुराने प्रतिद्वंद्वी के पास पहले से तैयार संगठन, समर्थकों की लंबी कतार और वर्षों पुराना नेटवर्क था। भैरों सिंह के पास क्या था? कुछ साथियों का विश्वास, खुद की साख और गांव-गांव, गली-गली जाकर लोगों से सीधे मिलने की जिद। शुरुआत में उन्हें यह भी नहीं पता था कि पोस्टर कितने छपवाने हैं, सभा कहाँ करनी है और खर्च का इंतजाम कैसे होगा। लेकिन समय रुका नहीं और अब उसके पास अपने आप को साबित करने के लिए बस कुछ ही महीने थे। दिन छोटे पड़ने लगे, काम लंबा होता गया। एक दिन में कई गांव, धूल भरे रास्ते, कभी बैलगाड़ी पर, कभी पैदल, कभी किसी परिचित की साइकिल उधार लेकर, और हर जगह एक ही संदेश: मैं आप में से ही हूँ। मैंने वही गरीबी देखी है जो आप देखते हैं। मैं वही दर्द समझता हूँ जो आप रोज झेलते हैं। अगर मैं जीता तो आपकी आवाज विधानसभा में बैठेगी। उनके प्रतिद्वंद्वी ने इस पूरे अभियान को तिरस्कार से देखा। ये लड़का है, जोश में आ गया है। चुनाव कोई खेत का काम नहीं जो सिर्फ मेहनत से हो जाए। चुनाव पैसे से, रिश्तों से, ताकत से जीते जाते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट था। लोगों ने पहली बार किसी को इस तरह बोलते सुना, जो न उनके ऊपर से बात कर रहे था, न उनसे नीचे खड़े होकर। वह खुद को न मसीहा बता रहा था, न दाता, बस एक प्रतिनिधि जो उनकी जिंदगी के संघर्ष को अपना संघर्ष मानता था। कई बुजुर्गों ने आपस में कहा, यह लड़का अगर हार भी गया तो भी हमने सच बोलने वाले इंसान को खड़ा होते देखा है। और कई युवाओं ने धीरे धीरे मन ही मन तय कर लिया, अगर कोई हमारे लिए लड़ सकता है तो शायद यही है। चुनाव नजदीक आता गया और समय की रफ्तार तेज होती गई। दिन में प्रचार, रात में रणनीति, और उनके सामने खड़ा प्रतिद्वंद्वी हर दिन कोई नया दांव चलाता। कहीं जाति का कार्ड, कहीं डर का, कहीं पैसे का। सवाल सिर्फ सीट का नहीं था, प्रतिष्ठा का था, पुराने ढांचे बनाम नई सोच। और इस सबके बीच भैरों सिंह की एक और लड़ाई चल रही थी, अपने अंदर के डर के साथ। कई रातें वे थके शरीर के साथ बिस्तर पर गिरते, लेकिन दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता, क्या मैं सच में इस पुरानी जमी जमाई ताकत को हिला सकता हूँ? आखिर वह शाम आ गई जब प्रचार थमना था। कानून कहता था, एक निश्चित समय के बाद माइक बंद, भाषण बंद,
बस खामोशी। सूरज ढलने लगा, आसमान पर हल्की सुर्खी फैल गई और भैरों सिंह ने अपने आखिरी भाषण के लिए एक छोटे से कस्बे के बाजार में कदम रखा। लाउडस्पीकर की आवाज धीमी सी चीखती हुई शुरू हुई। लोग इकट्ठा होने लगे, कुछ समर्थक, कुछ तमाशबीन, कुछ संशय में डूबे हुए। यह भाषण सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था, यह उनके अब तक के जीवन की पूरी यात्रा का निचोड़ था। उन्होंने मंच से गांवों का भूख और सूखे का दर्द याद किया, किसान के आंसू, थानों दफ्तर ओं की बेबसी और अपने भीतर लगातार चलने वाली उस आवाज को जिसने उन्हें नौकरी छोड़कर इस रास्ते पर खड़ा किया था। उन्होंने भीड़ की आंखों में झांक कर कहा, आज मैं आप सबके सामने एक उम्मीदवार के रूप में नहीं, एक गवाह के रूप में खड़ा हूं। मैंने इस व्यवस्था को भीतर से देखा है। मैंने देखा है कि कैसे ताकतवर आदमी के एक इशारे पर न्याय की दिशा बदल जाती है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं वादा नहीं करूंगा कि सब कुछ रातों रात बदल जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। मैं आपकी आवाज को चाहे कितनी भी ताकतों के सामने क्यों न हो, झुकने नहीं दूंगा। भीड़ में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, फिर धीरे धीरे ताली की आवाज उठी और देखते देखते पूरे बाजार में गूंजने लगी। समय की सीमा खत्म होने वाली थी। माइक बंद होना था, प्रचार रुकना था। घड़ी की सुइयां भाग रही थीं और उनकी आवाज आखिरी शब्दों में भीड़ के दिलों में उतरती जा रही थी। जब माइक बंद हुआ तब तक सूरज लगभग डूब चुका था। भैरों सिंह मंच से नीचे उतरे। उनका एक कंधों पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेल दिया था। अब उनके हाथ में कुछ नहीं था, अब फैसला उन लोगों के हाथ में था जिनके लिए वे इतने साल से लड़ने का सपना देख रहे थे। वे पैदल ही उस गली से गुजर रहे थे जहां बच 6 पोस्टरों को उत्सुकता से देख रहे थे। बूढ़े चौपाल पर बैठकर चर्चा कर रहे थे और कहीं दूर से उनके प्रतिद्वंद्वी के समर्थकों के नार ए भी सुनाई दे रहे थे। इस शोरगुल के बीच उनके मन में सिर्फ एक बात साफ थी, अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। सुबह होने में कुछ ही घंटे रह गए थे और फिर वह दिन आएगा जब वोट डाले जाएंगे। उनके पास अब समय नहीं बचा था, न अपने पक्ष में और प्रचार करने का, न अपने निर्णय को बदलने का। अगला दिन तय करेगा, क्या भैरों सिंह शेखावत एक असफल प्रयोग के रूप में गांव की कहानियों में सिमट जाएंगे, या यही दिन उनके उस सफर की शुरुआत बनेगा जो उन्हें एक दिन राजस्थान की राजनीति के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचा देगा। सुबह की पहली हल्की रोशनी थी, लेकिन स्कूल की उस बिल्डिंग के भीतर जहां मतगणना चल रही थी, माहौल किसी ऑपरेशन थिएटर से कम नहीं था। टेबलों पर सफेद बालों वाले कर्मचारी ऊंची ऊंची ढेरियां बनाते मतपत्र और 2 नाम, एक तरफ दशकों से इलाके पर राज करने वाला पुराना नेता, दूसरी तरफ भैरों सिंह शेखावत, वह नौजवान जिसने अपनी सरकारी नौकरी दांव पर लगा दी थी। कुछ घंटों में तय होने वाला था, क्या यह आदमी जो कल तक थाने और तहसील के चक्कर काटने वालों की फाइलें उठाता था, आज से विधानसभा की फाइलों में अपना नाम दर्ज करा पाएगा या नहीं। काउंटिंग हॉल के बाहर धूप चढ़ने लगी थी, अंदर पसीना। हर राउंड के बाद एक छोटा सा कागज बाहर लटकाया जाता। भैरों सिंह इतने वोट, प्रतिद्वंद्वी इतने वोट। भीड़ हर बार आगे बढ़कर उस कागज पर झुक जाती, जैसे वहां सिर्फ 2 नाम नहीं, पूरे इलाके का भविष्य लिखा हो। शुरू के कुछ दौर तक भैरों सिंह पीछे रहे। फासला बड़ा नहीं था, लेकिन हर बार जब कर्मचारी लाउडस्पीकर पर घोषणा करता, भैरों सिंह इतने, प्रतिद्वंद्वी इतने, तो उनके समर्थकों के दिल एक क्षण के लिए थम जाते। पुराना नेता बाहर कहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, कहाँ था ना, चुनाव जुनून से नहीं, जड़ों से जीते जाते हैं, और जड़ें मेरी हैं, तुम्हारी नहीं। भैरों सिंह बेंच पर चुपचाप बैठे थे। उनके सामने लंबा सा हॉल, ऊपर घूमता पंख और कानों में गूंजती भीड़ की मिली-जुली आवाजें। लेकिन उनके भीतर एक और शोर चल रहा था। बचपन की वे सूखी दोपहरें जब घर में अनाज नहीं होता था, वह बूढ़ा किसान जिसकी फाइल ने उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और वह आखिरी भाषण जिसमें उन्होंने वादा किया था, मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। अब सवाल यह था, क्या जनता आज उनके साथ धोखा करेगी या साथ खड़ी होगी?
मध्याह्न के आसपास अचानक हवा बदली। कुछ राउंड के बाद यह साफ होने लगा कि बढ़त धीरे धीरे खिसक रही है। एक कागज पर लिखे गए अंक बदल गए। भैरों सिंह प्रतिद्वंद्वी से आगे। भीड़ में पहले फुसफुसाहट, फिर शोर। किसी ने दौड़कर बाहर इंतजार कर रही महिलाओं से कहा, पलट गया है, अब हमारा आदमी आगे है। लेकिन यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं था जहां एक बार बढ़त लेने के बाद जीत पक्की हो जाती है। हर राउंड एक नई चिंता लेकर आता। कभी फासला भी 100 वोट पर सिमट जाता, कभी 30-40 पर बढ़ जाता। एक वक्त तो ऐसा आया जब यह लगा अगर 2-3 बूथ पर गलती हो गई तो तस्वीर फिर पलट सकती है। काउंटिंग के आखिरी राउंड से पहले हॉल के भीतर धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे बाहर तक सुनाई दें। ऑब्जर्वर ने, जो अब तक पूरे दिन मशीन की तरह शांत था, पहली बार गर्दन उठाकर दोनों प्रत्याशियों की तरफ देखा। समझ गया था ये नतीजा सिर्फ एक सीट का नहीं, एक युग का संकेत होगा। मतपत्रों की आखिरी गड्डी खुली, कागज खड़खड़ाए, गिनती शुरू हुई। सबकी आंखें वहीं टिक गईं और जब आखिरी संख्या कागज पर दर्ज की गई तो एक पल के लिए पूरा हॉल खामोश। फिर आवाज आई, भैरों सिंह शेखावत। थोड़ा सा रुकाव। इतने वोट से विजयी घोषित किए जाते हैं। दौरे बाहर जैसे किसी ने बांध खोल दिया हो। नारे, तालियां, कुछ लोगों की आंखों से आंसू। किसान, मजदूर, दुकानदार, नौजवान, जो लोग कल तक व्यवस्था के सामने झुके हुए महसूस करते थे, आज वे इस जीत को अपने सिर का ताज मान रहे थे। और दूसरी तरफ वह पुराना प्रतिद्वंद्वी, वर्षों से जमा हुआ प्रभाव, रिश्ते, रसूख, सब एक छोटे से कागज की पर्ची के आगे हल्का पड़ गया था। उसने एक क्षण के लिए भैरों सिंह की तरफ देखा। उस नज़र में हार का दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा एक और भाव। यह लड़का अगर आज नहीं रोका गया तो कल बहुत दूर जाएगा। उस दिन भैरों सिंह ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, अपने आप से किया वादा भी जीत लिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब उन्हें उस जगह जाना था जिसका नाम वे बचपन से सुनते आए थे, जहां बड़े बड़े नेता बैठते थे, कानून बनते थे, नीतियां तय होती थीं। राजस्थान विधानसभा। जब वे पहली बार उस इमारत के भीतर दाखिल हुए तो उनके कदमों के नीचे संगमरमर की फर्श थी, सिर के ऊपर ऊंची छतें और चारों तरफ गूंजती बहसों की आवाजें। यह वह दुनिया थी जहां सिले सिलाए सूट, चमकते जूते, अंग्रेजी में चलती बातचीत और अनुभवी नेताओं की चालाक मुस्कानें आम बात थीं। उनके सामने बैठा व्यक्ति कोई पटवारी या छोटे दफ्तर का अफसर नहीं था। यहाँ मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे और वे सब लोग जो दशकों से सत्ता के गलियारों में मथे आ रहे थे। पहले ही दिन उन्हें महसूस हो गया, यहाँ आपके गांव की गरीबी, आपके खेत की मिट्टी या आपकी पुरानी तकलीफों से किसी को सीधा मतलब नहीं है। यहाँ अगर आप अलग दिखना चाहते हैं तो सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो शोर मचाइए या ठोस काम कीजिए। और भैरों सिंह शोर से यादा सच के वजन पर भरोसा करते थे। वे पहले कुछ सत्र खामोशी से सब कुछ देखते रहे। कौन किसके साथ बैठता है, कौन सा मुद्दा उठता है, किसका ये आवाज पर पूरा सदन शांत हो जाता है, किसकी बात पर हंसी छूट जाती है। कई अनुभवी नेताओं ने उन्हें हल्की सी मुस्कान के साथ देखा। नए हैं, जोश है, देखेंगे कितने दिन टिकता है। लेकिन धीरे धीरे एक एक कर उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया। सवाल जो सीधे सीधे उस जनता से जुड़े थे जिसने उन्हें यहाँ भेजा था। किसान आत्महत्या नहीं कर रहा था, लेकिन कर्ज के नीचे दबकर उसकी कमर टूट रही थी। सूखे की राहत का पैसा कहाँ अटक जाता है? सरकारी नौकरियों में घूस क्यों आम बात बन गई है? थानों में रिपोर्ट लिखवाना इतनी बड़ी जंग क्यों है? उनकी भाषा सीधी थी, शब्द सरल, लेकिन भीतर का दर्द असली था। जिन बातों को वर्षों से रिपोर्टों की सूखी भाषा ढक देती थी, वे उन बातों को मानवीय चेहरा एक के साथ सदन के बीच ला खड़ा करते। कई बार सरकार के मंत्रियों को जवाब देना मुश्किल हो जाता, क्योंकि सवाल उसी का था जो खेत में फसल बोत है, जिसके घर पर रात को चूल्हा नहीं जलता और जिसे फाइलों में सिर्फ लाभार्थी लिखकर भुला दिया जाता है। इसी बीच उनका पुराना प्रतिद्वंद्वी भी खामोश नहीं बैठा था। वह चाहे चुनाव हार चुका था, लेकिन उसके रसूख की जड़ें अभी भी गहरी थीं। दफ्तरों में, ठेकों में था
9 में और प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी में। उसे यह मंजूर नहीं था कि एक साधारण पृष्ठभूमि वाला नेता न सिर्फ उसके इलाके से बल्कि धीरे पूरे प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बना ले। उसने अपना खेल शुरू किया, कहीं अफवाहें, कहीं जातीय समीकरण, कहीं भीतर ही भीतर चलने वाली साजिशें। कई बार भैरों सिंह को महसूस होता कि कोई अदृश्य हाथ उनके काम को धीमा करने की कोशिश कर रहा है। कभी किसी फाइल को आगे नहीं बढ़ने देना, कभी किसी विकास योजना में अड़ंगा लगाना, कभी स्थानीय स्तर पर यह बात फैलाना, ये तो भाषण अच्छे देता है, काम क्या करेगा। लेकिन भैरों सिंह का सबसे बड़ा हथियार वही था जो उनके पास बचपन से बचा था, जिद और मेहनत। विधानसभा की कार्यवाही खत्म होते ही वे सीधे अपने क्षेत्रों की तरफ निकल जाते। कभी बस में, कभी जीप में, कभी किसी किसान की बैलगाड़ी पर ही बैठ जाते। दिन भर गांव-गांव घूमना, रात को लौटकर अगले दिन के सवाल तैयार करना और बीच में जहां भी समय मिले संगठन के काम में हाथ बटाना। इसी तरह के एक दौर में उनके G1 में पहला बड़ा झटका आया। कुछ वर्षों बाद हुए चुनाव में, जब उन्हें लगा कि अब तो लोग यह समझ चुके होंगे कि कौन वास्तव में उनके लिए लड़ रहा है, वहीं जनता ने उल्टा फैसला सुना दिया। वे चुनाव हार गए। हार भी ऐसी कि अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि जीत का भरोसा टूट जाए। उनके प्रतिद्वंद्वी ने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया। देखा, जोश में आया था, एक चुनाव जीत भी गया, लेकिन इस स्तर की राजनीति की हवा हर किसी के बस की नहीं होती। यह हार कई लोगों के लिए सामान्य चुनावी परिणाम थी, लेकिन खुद भैरों सिंह के लिए यह अस्तित्व का सवाल बन गई। एक तरफ परिवार की पुरानी चिंताएं फिर सिर उठाने लगीं। अब क्या, न नौकरी, न पद, न कोई सरकारी सुविधा। दूसरी तरफ उनके भीतर एक और आवाज थी, अगर मैंने इस हार को ही आखिरी सच मान लिया तो उन सब लोगों से धोखा होगा जो यह सोचकर प्रेरित हुए थे कि साधारण पृष्ठभूमि का आदमी भी राजनीति में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने हार को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, बल्कि उसे हथियार बना लिया। अब वे किसी पद के बंधन में नहीं थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई बाध्यता नहीं, बस एक मोटा झोला, कुछ कपड़े और सफर। उन्होंने राजस्थान के उन इलाकों में जाना शुरू किया जहां शायद बहुत कम नेता जाते थे। दूर के गांव, रेत के बीच बसे छोटे छोटे कस्बे, पहाड़ी रास्तों पर बसे जनजातीय क्षेत्र। वहां वे मंच से भाषण देने नहीं, चुपचाप सुनने जाते। कभी किसी किसान के घर की खटिया पर बैठ जाते, कभी किसी चाय की दुकान पर, कभी किसी स्कूल के टूटे बरामदे में बच्चों के साथ। लोगों ने देखा, यह आदमी हारण एक के बाद भी गायब नहीं हुआ। ये तब भी आता है जब उसके पास पद नहीं है, और शायद यही वह चीज थी जो धीरे धीरे उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी बन गई। समय अपने ढंग से चल रहा था। देश की राजनीति में बड़े बड़े उथल पुथल हो रहे थे। दिल्ली में सत्ता बदलती, नारे बदलते, गठबंधन बदलते। राजस्थान भी इन हलचलों से अछूता नहीं था। कांग्रेस, जो आजादी के बाद से लगभग एक छत्र राज करती रही थी, अब पहली बार गंभीर चुनौती का सामना आकर रही थी। और इसी दौरान आया वह दौर जिसने पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी, आपातकाल। साल 1975। रातों रात अखबारों पर सेंसरशिप, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां, जनसभाएं प्रतिबंधित, आवाजों पर ताला। कई लोग डर कर चुप हो गए, कई लोग खामोशी के पीछे सुरक्षित हो गए। भैरों सिंह उन लोगों में से नहीं थे जो आसानी से डर जाएं। उन्होंने खुलकर आपातकाल का विरोध किया, गांवों में, कस्बों में, जहां भी मौका मिलता। लेकिन यह विरोध सस्ता नहीं था। एक सर्द सुबह जब वे किसी मीटिंग से लौट रहे थे, अचानक जीप के आगे पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। अधिकारी ने ठंडी आवाज में कहा, भैरों सिंह जी, आदेश है, आपके खिलाफ MISA के तहत कार्रवाई होगी, चलिए हमारे साथ। वह क्षण किसी भी सामान्य इंसान की जिंदगी में दहशत पैदा कर सकता था। न कानून से बचने की कोई राह, न अपील का कोई रास्ता, सीधी जेल। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, कारण? जवाब आया, आप जानते हैं कारण, बहुत बोलते हैं। कुछ ही घंटों में वह व्यक्ति जो कल तक गांव-गांव घूमकर लोगों की आवाज बन रहा था, जेल की ऊंची दीवारों के भीतर बंद था। लोहा के सलाखों के पीछे से सामना हुआ घड़ी से, जो हर टिक टिक के साथ जैसे यह याद दिलाती थी कि
हर की दुनिया में समय आगे बढ़ रहा है और भीतर आप हर दिन के साथ थोड़ा थोड़ा घिसते जा रहे हैं। जेल के भीतर भी उनकी मुलाकात तमाम विपक्षी नेताओं से हुई। रातों में बैरकों के कोनों में बैठकर चर्चा होती, आगे क्या होगा, देश किस दिशा में जा रहा है। किसी के मन में डर, किसी में गुस्सा, किसी में हताशा। भैरों सिंह के भीतर गुस्सा था, लेकिन उससे बड़ा था संकल्प। अगर कभी यह अंधेरा छंटा तो राजनीति को सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं रहने दूंगा, इसे फिर से जनता की तरफ मोड़ना होगा। उधर उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी ने, जो सत्ता पक्ष के समीप था, इस पूरे दौर को अपने लिए अवसर में बदल लिया। जब विपक्ष जेल में था, वह दफ्तरों और मंत्रालयों के चक्कर लगा रहा था, नई नई दोस्तियां बना रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि आपातकाल के बाद भी उसकी पकड़ बनी रहे। फिर एक दिन, जैसे तूफानी रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही एक घोषणा ने देश की हवा बदल दी। आपातकाल खत्म, चुनावों की घोषणा। जो लोग कल तक डर से फुसफुसाकर बात करते थे, आज सड़कों पर निकल आए। नारे, पोस्टर, मीटिंगें, और इसी उबाल में भैरों सिंह फिर से मैदान में थे। लेकिन इस बार दांव पहले से कहीं बड़ा था। यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था, ये पूरे शासन के तौर तरीके पर जनमत संग्रह जैसा था। राजस्थान में पहली बार लोगों के दिमाग में यह सवाल गंभीरता से उठ रहा था, क्या कांग्रेस के अलावा भी किसी और को मौका दिया जा सकता है। भैरों सिंह अब केवल अपने क्षेत्र के नेता नहीं रहे थे, जेल से बाहर आए संघर्षशील चेहरों में से एक, जिनके बारे में यह कहा जाने लगा, ये आदमी दबाव में नहीं झुकता। उनकी छवि ने राजनीतिक संगठनों के भीतर भी हलचल मचा दी। जब विपक्षी दल एकजुट होकर जनता पार्टी का रूप ले रहे थे, तब राजस्थान में नेतृत्व के सवाल पर एक ही नाम बार बार सामने आता, भैरों सिंह शेखावत। फिर से चुनावी मैदान तैयार हुआ, फिर वही रैलियां, वही धूल भरी सड़कों पर जीपें, वही चौपालों पर बैठकर देर रात तक चलने वाली सभाएं। लेकिन इस बार हवा अलग थी। लोगों की आंखों में सिर्फ स्थानीय मुद्दों का गुस्सा नहीं, आपातकाल की यादें भी थीं। बंद अखबार, टूटी आजादी, जेलों में बंद नेता। भैरों सिंह का भाषण भी बदल चुका था। अब वह सिर्फ अपने इलाके की बात नहीं करता, पूरे प्रदेश, पूरे देश की बात करता। वह कहता, अगर आप मुझे और मेरे साथियों को मौका देंगे तो हम सिर्फ सरकार नहीं बदलेंगे, शासन की सोच बदलने की कोशिश करेंगे। उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी ने भी बाजी खेलने की कोशिश की। वक्त के साथ उसने अपना रंग बदल लिया था। जिस पार्टी के साथ पहले था, अब उससे दूरी, नए गठबंधन, नए पोस्टर, नई बातें। वह जनता के सामने खुद को भी परिवर्तन का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जनता सब देख रही थी। उसे याद था कि किसने आपातकाल के समय आवाज उठाई और किसने चुप रहकर अपने रिश्ते मजबूत किए। चुनाव हुए, नतीजे आए। राजस्थान की राजनीति में शायद पहली बार ऐसा दृश्य देखा गया। कांग्रेस, जो हमेशा से सबसे ऊपर रहती थी, अब निचली सीटों पर आ गई। जनता पार्टी ने बहुमत की दहलीज पार कर ली। और भैरों सिंह, वे सिर्फ अपना चुनाव नहीं जीते थे, वे एक भावनात्मक जनादेश जीत चुके थे। हम चाहते हैं कि यह आदमी सिर्फ विधायक नहीं रहे, कुछ और जिम्मेदारी ले। अब असली तनाव शुरू हुआ। सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी? कौन होगा मुख्यमंत्री? दिल्ली से लेकर जयपुर तक मीटिंगें, चर्चाएं, लॉबिंग। अनुभवी नेता अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते, कभी खुलकर, कभी पर्दे के पीछे। भैरों सिंह को इन सब में बहुत मजा नहीं आता था। उन्हें पता था कि ये भी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने खुद को किसी गुटब आजी का चेहरा बनने से बचाए रखा। फिर भी उनका नाम हर चर्चा में घूमता रहता। कुछ कहते, इनके पास जमीनी अनुभव है, राष्ट्र स्तरीय छवि है और जनता के दिल में जगह है। कुछ को आपत्ति, बहुत सीधा आदमी है, हर बात खुलकर बोलता है, सत्ता चलाने के लिए थोड़ा लचीलापन चाहिए। कई दिन इसी खींचतान में निकल गए। अंदर की बैठकों में घड़ी की सुइयां तेज चलती रहीं, बाहर प्रदेश इंतजार करता रहा, सरकार कब बनेगी, कौन शपथ लेगा। आखिरकार वह क्षण आया जब पार्टी हाईकमान और सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने एक कमरे में बैठकर अंतिम राय बनाई। दरवाजा बंद हुआ, कई घंटे चर्चा चली। बाहर गलियारे में पत्रकारों की भीड़, फुसफुसाहटें, कयास।
दरवाजा खुला, एक वरिष्ठ नेता बाहर आए और लगभग फुसफुसाते हुए, लेकिन इतिहास की एक पंक्ति लिखते हुए बोले, राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे भैरों सिंह शेखावत। ये घोषणा सुनते ही कई लोगों की आंखों के सामने जैसे एक पूरा जीवन चलने लगा। खाचरियावास का वह किसान परिवार, भूख से भरे दिन, सरकारी नौकरी की छोटी सी कुर्सी, उससे इस्तीफा, चुनावी हार जीत, जेल की सलाखें और अब प्रदेश की सबसे ऊंची कुर्सी। सच तो यह था कि भैरों सिंह खुद भी इस क्षण के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कभी अपने भीतर ऐसा सपना बुनने की हिम्मत नहीं की थी कि एक दिन वे मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी लड़ाई हमेशा मुद्दों की रही, पद की नहीं। लेकिन इतिहास कई बार ऐसे ही होता है, जो पद के पीछे नहीं भागते, पद कभी कभी खुद उनके पास चला आता है। शपथ ग्रहण समारोह का दी न आया। जयपुर की हवेली, आंगन में फूलों की सजावट, रंग बिरंगे पाग पहने लोग, दूर दूर से आए समर्थक। टेलीविजन के कैमरे चमक रहे थे, मंच पर कुर्सियां सजी थीं। जब उनका नाम पुकारा गया, भैरों सिंह शेखावत, तो वे धीरे धीरे मंच की सीढ़ियां चढ़े। सामने संविधान की प्रति थी, एक तरफ राज्यपाल, पीछे मंत्रियों की कतार, और सामने वह जन समूह जिसने यह असंभव लगने वाली कहानी संभव कर दी थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर शपथ ली, मैं भैरों सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं। उसी क्षण शायद उनके मन में एक झलक आई होगी। वह बूढ़ा किसान जिसके लिए उन्होंने फाइल उठाई थी, वह बालक जो स्कूल के फर्श पर बैठकर किताबों के पन्ने पलटा करता था, वह नौजवान जो थाने में नौकरी करते करते अचानक भीतर से टूट गया था, और वह आदमी जो जेल की सलाखों के पीछ बैठकर यह शपथ ले चुका था, अगर बाहर निकला तो राजनीति को सिर्फ सत्ता का खेल नहीं रहने दूंगा। अब वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठन वाला था। कुर्सी वही थी जिस पर उससे पहले कई बड़े बड़े नेता बैठ चुके थे, बरसों से सत्ता में रहे, कमरों में ऐसी की ठंडी हवा में यों जनाए बनाए और गांवों में पसीना बहाते लोगों के लिए नियम लिखे। लेकिन यह कहानी यहाँ आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि जैसे ही वह कुर्सी तक पहुंचे, उन्हें पता था सब लोग खुश नहीं हैं। पुरानी व्यवस्था, पुराने ठेकेदार, पुराने रिश्ते, पुराने प्रतिद्वंद्वी, सबको डर था कि यह आदमी जो सच को सच कहने की आदत नहीं छोड़ता, अब मुख्यमंत्री बनकर क्या क्या कर बैठेगा। समय कम था, काम बहुत। जनता की उम्मीदें आन तक पहुंच चुकी थीं। उनके पास 5 साल थे, 5 साल जिनमें उन्हें साबित करना था कि एक किसान का बेटा जो भूख का दर्द जानता है, आतकाल की जेल देख चुका है, और जिसने अपने जीवन की हर सीढ़ी पसीने से तर हथेलियों पर चढ़ी है, वह सचमुच सत्ता के इस्तेमाल का मतलब बदल सकता है या नहीं। और कहीं पर छाया की तरह एक पुराना प्रतिद्वंद्वी अभी भी उन्हें देख रहा था, हार चुका था लेकिन हारा नहीं मानता था। उसे भरोसा था कि सत्ता का यह सफर इतना आसान नहीं होगा। कहीं न कहीं, कभी न कभी उसे मौका जरूर मिलेगा इस उठते हुए आदमी को गिराने का। राजस्थान की रेत ने सब कुछ देखा, एक साधारण नौजवान का विधायक बनना, उसका हारना, फिर जेल जाना, फिर जनता की लहर पर सवार होकर लौटना, और अब उसी के हाथ में पूरे प्रदेश की बागडोर आना। लेकिन यह तो बस उस लंबे संघर्ष की शुरुआत थी, जिसमें रोज सुबह उठते ही एक ही सवाल सा मने खड़ा होने वाला था, क्या तुम आज भी उतने ही सच्चे हो जितने उस दिन थे जब पहली बार चुनावी मंच पर खड़े होकर कहा था, मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उन्हें सबसे तीखा एहसास यही हुआ कि यह कुर्सी राहत नहीं, लगातार जलता हुआ तवा है, जिसे लोग बाहर से शान समझते हैं, वह भीतर से समय सीमा की तरह था। 5 साल, सिर्फ 5 साल, 4.5 भी नहीं, क्योंकि आखिरी 6 महीने तो अगला चुनाव खा जाएगा। 5 साल में यह साबित करना था कि एक किसान का बेटा जो थाने की नौकरी छोड़कर आया था, पूरे प्रदेश की किस्मत बदल सकता है या नहीं। सुबह की पहली फाइल उनके सामने रखी गई। सूखे की स्थिति अत्यंत गंभीर। नक्शे पर राजस्थान के बड़े हिस्से को लाल रंग से घेर
आ हुआ था। रिपोर्ट के आंकड़े ठंडे थे, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे चेहरों की भीड़ थी। बिन पानी के कुएं, बोझ से झुकते ऊंट और दूर कहीं से उठती हुई बारात सी धूल, जो असल में पलायन करती हुई मजदूरों की लाइनें थीं। कमरे में बैठे अफसर ने सहज लहजे में कहा, सर, यह तो हर साल होता है। राहत की घोषणा कर दी जाएगी, अनाज बांट दिया जाएगा, सूखा राहत कार्य दिखा देंगे। भैरव सिंह ने फाइल बंद कर दी। हर साल होता है, यह वही वाक्य था जिसने उन्हें हमेशा सबसे ज्यादा परेशान किया। जैसे जनता की पीड़ा कोई मौसमी त्योहार हो जो कैलेंडर में फैल ए से छपा हो। उन्होंने मेज पर रखी घंटी बजाई। आज शाम तक मुझे सबसे गंभीर प्रभावित जिलों की सूची चाहिए और कल सुबह तक ऐसी योजना का मसौदा जो सिर्फ राहत नहीं, आने वाले सूखे की तैयारी भी हो। अफसर थोड़े चौंके। उनके चेहरों पर तैरता हुआ वह अनुभव जनित अहंकार उन्होंने कई मंत्रियों के सामने सालों तक सहजता से इस्तेमाल किया था, अब पहली बार असहज दिखा। उन्हें लगा, यह मुख्यमंत्री सिर्फ इन करने वाला आदमी नहीं है। इधर सचिवालय में फाइलें घूम रही थीं, उधर राजधानी के एक कोने में उनका पुराना प्रतिद्वंद्वी धीमी मुस्कान के साथ बैठा था। चाय के प्याले से उठती भाप के बीच उसने अपने विश्वस्त आदमी से कहा, घबराने की जरूरत नहीं, कुर्सी नई है, आदमी पुरा ना है। थोड़ा समय दो, यह भी उसी जाल में फंस जाएगा जिसमें बाकी फंसे हैं। 5 साल? मैं इसे 5 साल पूरे नहीं करने दूंगा। भैरव सिंह ने अपने पहले ही महीनों में यह तय कर लिया कि अगर उन्हें याद रखा जाएगा तो किसी एक भवन, किसी एक स्मारक के लिए नहीं, बल्कि उस आखिरी आदमी के लिए रखा जाएगा जिसके लिए शासन सिर्फ कागजों में था। इन्हीं दिनों उन्होंने एक शब्द बार बार दोहराना शुरू किया, अंत्योदय, सबसे नीचे खड़े व्यक्ति का उदय। उन्होंने अफसरों की बैठक में, पार्टी के नेताओं की मीटिंग में, यहाँ तक कि जनसभाओं में भी कहा, जब तक आखिरी आदमी की थाली में रोटी नहीं, तब तक विकास की कोई रिपोर्ट मेरे लिए पूरी नहीं है। योजनाएं बनना शुरू हुईं। सूखी जमीनों पर छोटे बांध, तालाबों की खुदाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रयोग, रेत में पेड़ लगाने की कोशिशें। किसानों के लिए अलग से लक्ष्य तय हुए, कितने को ब्याज रहित कर्ज, कितनों को सिंचाई की सुविधा, कितनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का वास्तविक लाभ। लेकिन हर योजना के पीछे फाइलों के जंगल में बैठे लोग थे जिन्होंने सालों से इस सिस्टम को एक धीरे धीरे चलने वाली, फायदा उठाने लायक मशीन बना रखा था। और उन लोगों के हाथों में अब एक नया हथियार था, वही पुराना प्रतिद्वंद्वी। कभी किसी अफसर के कान में फुसफुसाहट, मुख्यमंत्री भावुक आदमी है, थोड़ा फाइल अटका दो, कल किसी और का हुक्म होगा। कभी किसी ठेकेदार की मीटिंग, अगर अभी ईमानदारी से काम करने लग गए तो पुराने खाते कौन चुकाएगा। कभी पार्टी के भीतर ही सवाल, इतना जन कल्याण तो हमारे कार्यकर्ता क्या कमाएंगे। भैरव सिंह देख रहे थे कि उनके सामने सिर्फ सूखा नहीं, व्यवस्था का एक अदृश्य रेगिस्तान भी खड़ा है, जहां हर रेत का कण किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। एक रात जब सचिवालय की बत्तियां लगभग बुझ चुकी थीं, वे अकेले अपने कमरे में बैठे फाइलें देख रहे थे। घड़ी ने रात के 11 बजाए। किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आया उनका पुराना दोस्त, जो कभी संगठन के दिनों में उनके साथ जीप में धूल फांक चुका था। थक गए? डोर दा दोस्त ने मुस्कुराकर पूछा। समय कम है। भैरव सिंह ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, 5 साल, अब 4 साल 8 महीने बच रहे हैं। हर दिन जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा और मेरे सामने 2 लड़ाइयां हैं, एक बाहर की, एक अंदर की। बाहर वाली, सूखा, गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ बच्चे, भूखे पेट सोती औरतें। और अंदर वाली? वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर हल्की थकी हुई हंसी के साथ बोले, अंदर वाली हमारी अपनी पार्टी की राजनीति, पुराने रिश्तों का दबाव और एक आदमी। कौन? वही जिसने पहली बार चुनाव में मुझे बताया था कि जड़ें उसकी हैं, मेरी नहीं। अब वह विपक्ष में बैठा है और रोज अपने कांटे तेज कर रहा है। दोस्त ने गंभीर होकर कहा, मत भूलो, उसके पास भी समय है, वह भी घड़ी देख रहा होगा। उसे पता है अगर तुम 5 साल ठीक से निकाल गए तो उसका खेल खत्म। ये बात सच थी।
विपक्ष के नेता के रूप में उस पुराने प्रतिद्वंद्वी ने विधानसभा को अपना मैदान बना लिया। हर हरा में, हर प्रश्नकाल में वह किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करता। एक दिन जब सूखा राहत के पैसे में कथित घोटाले की बात उठी तो उसने सदन में खड़े होकर कहा, मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि सबसे आखिरी आदमी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपके ही जिले में राहत की रकम बढ़ने से पहले उसका कट तय हो जाता है। ये कैसा अंत्योदय है? पूरा सदन सांस रोके मुख्यमंत्री की तरफ देखने लगा। ये सिर्फ आरोप नहीं था, ये उनके पूरे नैतिक दावे पर चोट थी। भैरों सिंह धीरे से उठे। सदन में सन्नाटा। उन्होंने कागजों का कोई बंडल नहीं खोला, कोई लिखित भाषण नहीं देखा। सीधे विपक्ष के नेता की आंखों में देखते हुए बोले, अगर किसी भी जगह, किसी भी अफसर ने, किसी भी दलाल ने राहत का 1 रुपया भी खाया है तो मैं इस सदन के सामने आज ही घोषणा करता हूं, जांच होगी, खुली होगी, और अगर मेरी अपनी पार्टी का आदमी भी निकला तो उसे भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं आपसे भी पूछता हूं, आपके कार्य का एल में जो कागज दबे थे, क्या आप तैयार हैं अपने पुराने फाइलों को भी खुलवाने के लिए? यह सीधा सार्वजनिक चैलेंज था। सदन में हलचल मच गई। पुराना प्रतिद्वंद्वी एक पल के लिए ठिठका, फिर बोला, आप सत्ता में हैं, आप जो चाहे जांच करवा सकते हैं। भैरों सिंह ने उसी शाम मुख्य सचिव को बुलाकर कहा, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। सूखा राहत का पैसा जहां भी रुका है, किसी की भी जेब में गया है, सभी की सूची चाहिए। और ध्यान रखना, इस सूची में किसी का नाम हो, उसके पहले मेरा नाम होना चाहिए, क्योंकि अंततः जिम्मेदारी मेरी है। जांच शुरू हुई। कई जगह छोटी मोटी हेराफेरी निकली, कहीं गंभीर गड़बड़ियां, कुछ अधिकारी निलंबित हुए, कुछ पर मुकदमे दर्ज हुए, और सबसे ज्यादा हंगामा तब हुआ जब एक क्षेत्रीय नेता का नाम सामने आया जो सत्ता पक्ष से ही था। पार्टी दफ्तर में हड़कंप मच गया। किसी ने कहा, आप अपने ही लोगों पर इतना भारी हाथ डालेंगे तो अगला चुनाव कौन लड़ेगा? देन किसी ने धमकी दी, हम इस्तीफा दे देंगे। भैरों सिंह ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर आज मैंने आपको बचा लिया तो कल जनता मुझे नहीं बचाएगी। मैं 5 साल की कुर्सी के लिए 50 साल की बदनामी नहीं खरीदूंगा। ये पहला बड़ा ट्विस्ट था। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी निष्ठा पार्टी से ज्यादा जनता और अपने आत्मसम्मान से है। कुछ लोग उनसे दूर हो गए, लेकिन आम लोगों के बीच उनकी साख पहले से कई गुना बढ़ गई। सूखा राहत के काम के साथ साथ उन्होंने एक और मोर्चा खोल दिया, पेंशन। उन्होंने अफसरों से कहा, मेरे पास गांव-गांव से खत आते हैं, बूढ़ी औरतें जिनके बेटे शहरों में दूर हैं और वे खुद अकेली, बीमार, बिना आय के। मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए कि हर जरूरतमंद बुजुर्ग को न्यूनतम सम्मान के साथ हर महीने पेंशन मिले। अफसर बोले, सर, इतना बड़ा दायरा, इतना खर्च, वित्त विभाग। इन्होंने बीच में ही रोक दिया, वित्त विभाग को कहो एक बार फिजूल के खर्चों की सूची बनाए। जहां जहां शक्ति का दिखावा है, जहां जहां सरकारी आलीशान कार्यक्रम हैं, जहां जहां गाड़ियों के काफिले हैं, पहले वहां कैंची चलाओ। बुजुर्ग की पेंशन शासन की प्राथमिकता होगी। जब पहली बार किसी दूर के गांव की वृद्ध महिला ने पोस्ट ऑफिस से पेंशन की राशि उठाई तो शायद उसे यह भी नहीं पता था कि जयपुर में बैठे किसी आदमी ने इसके लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। लेकिन ऐसे हजारों लाखों छोटे दृश्य धीरे धीरे मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रहे थे। यह मुख्यमंत्री कुछ अलग है। इसी दौरान देश की राजनीति में फिर हलचल शुरू हो गई। दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन की आहट थी और उसके साथ साथ राज्य की सरकारों पर भी दबाव। केंद्र में बैठी ताकतें राज्यों में विरोधी दल की सरकारें ज्यादा देर सहन नहीं करतीं। पुराना प्रतिद्वंद्व इस बदलती हवा को सबसे पहले समझ गया। वह दिल्ली के दौरे बढ़ाने लगा, वहां के नेताओं के दरवाजों पर दस्तक, पुराने रिश्तों की धूल झाड़ना, नए वादे करना। कभी किसी को संकेत, अगर राजस्थान की सरकार अस्थिर हो तो मैं संभाल सकता हूं। उधर जयपुर में भैरों सिंह फाइलों और दौरों के बीच समय के साथ दौड़ लगा रहे थे। उनके सामने साफ था, 5 साल तो दूर, शायद उन्हें पूरे कार्यकाल तक बैठने भी न दिया जाए। तो जो भी करना है, तेज करना है, अभी करना है। उन्होंने पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। गांवों के सरपंचों के साथ बड़ी
बैठक बुलाकर बोले, अगर हर काम जयपुर से ही होना है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी बढ़ा दो ताकि मैं पूरे राज्य को अपनी मेज पर ही रख लूं। लेकिन अगर सच में लोकतंत्र चाहिए तो गांव की चौपाल पर बैठे आदमी को निर्णय की ताकत देनी होगी। कई अफसरों को यह बात ज्यादा पसंद नहीं आई। उनकी सालों पुरानी आदत थी सब निर्णय अपने हाथ में रखना। लेकिन धीरे धीरे कानूनों में बदलाव, योजनाओं का विकेंद्रीकरण और पंचायत को अधिकार देकर उन्होंने सत्ता का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ धकेल दिया। राज्य में शिक्षा को लेकर भी उनका एक स्पष्ट जुनून था। उन्हें वह बच्चा याद रहता जो स्कूल की फर्श पर बैठकर किताबों के पन्ने गिना करता था। उन्होंने अधिकारियों से कहा, किसी भी गांव में ऐसा न हो कि बच्चा सिर्फ इसलिए स्कूल न जाए क्योंकि स्कूल दूर है या वहां शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की भर्ती, नए स्कूल भवन, कई जगह पर आउटरीच स्कूल जहां दिन भर काम करने वाले बच्चों के लिए शाम की कक्षाएं चल सके। किसी को यह सब आंकड़ों का खेल लगता, लेकिन उनके लिए यह व्यक्त ईगत था, जैसे हर नया स्कूल उनके अपने बचपन की कमी पूरी कर रहा हो। इसी बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे राज्य ही नहीं, देश की राजनीति को झकझोर दिया। केंद्र में सत्ता बदली, लहर पलटी और नई सरकार ने विपरीत दलों की राज्य सरकारों को एक एक कर बर्खास्त करना शुरू कर दिया। एक शाम दिल्ली से फोन आया। मुख्यमंत्री निवास के लैंडलाइन पर ठंडी औपचारिक आवाज, राजस्थान विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जा रही है, आपका कार्यकाल यहीं तक। घड़ी की टिक टिक एकदम तेज सुनाई देने लगी। 5 साल की कहानी 3 साल से भी पहले काट दी गई थी। जिस समय सीमा को लेकर वे रोज भाग रहे थे, वह अचानक आगे खिसकाकर आज पर रख दी गई थी। समय समाप्त। रात को उन्होंने कमरा बंद कर काफी देर तक अकेले बैठकर सोचा, क्या यह हार थी? व्यक्तिगत रूप से नहीं, क्योंकि जनता ने उन्हें नहीं हटाया था, सत्ता के ऊपरी गलियारों ने हटाया था। लेकिन यह एक कठोर सच था, कुर्सी पर आपका नियंत्रण सीमित है, लेकिन जिम्मेदारी असीमित। उनका पुराना प्रतिद्वंद्वी इस खबर से भीतर ही भीतर खुशी से कांप उठा। उसने अपने समर्थकों से कहा, देखा, मैंने कहा था मैं इसे 5 साल पूरे नहीं करने दूंगा। अब फिर से मैदान खाली है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जनता की याददाश्त अक्सर राजनीतिज्ञों से ज्यादा साफ होती है। जब नई लहर चली, नए चुनाव हुए, तो लोगों को याद था किसने सूखे में पानी के लिए भाग दौड़ की, किसने पेंशन की लाइन लगवाई, किसने पंचायत के हक का सवाल उठाया। कुछ समय बाद फिर राजनीतिक समीकरण बदले। जिन दलों ने तब उनकी सरकार गिरा थी, वे खुद मुश्किलों में फंस गए। देश भर में नए गठबंधन बन रहे थे, पुराने नारे बदल रहे थे। राजस्थान में भी शक्ति की रस्साकशी के बीच फिर चुनाव हुए। चुनावी सभाओं में भैरों सिंह की आवाज पहले से और भारी और ठहरी हुई सुनाई देती। वे मंच पर खड़े होकर कहते, मैंने आपके लिए काम शुरू किया था, उसे बीच में रोका गया। अगर आप चाहें तो मैं वापस आकर वही अधूरा काम पूरा करने की कोशिश करूंगा। उनके प्रतिद्वंद्वी ने भी अपनी आखिरी पूंजी लगाई, कभी जातीय समीकरण, कभी स्थानीय मुद्दे, कभी यह कहकर कि उनका समय निकल चुका, अब नए चेहरों की जरूरत है। लेकिन नतीजों के दिन फिर वही दृश्य था। मतगणना केंद्रों के बाहर भीड़, भाषाई नारे, तना हुआ आसमान और फिर घोषणा, भैरों सिंह शेखावत विजयी। इतिहास में यह कम ही होता है कि एक नेता एक बार मुख्यमंत्री बने, फिर हटे, फिर वापस आए और फिर से वही कुर्सी संभाले। ये वापसी अपने आप में एक और ट्विस्ट थी, जैसे जनता कह रही हो, हमने देखा है जब इन्हें काम करने दिया जाता है तो फर्क पड़ता है। दूसर, एक कार्यकाल में उनका अंदाज पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल था। अब उन्हें पता था कि समय कभी पूरा नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। उन्होंने शुरुआत से ही 2 चीजें साफ कर दीं, भ्रष्टाचार पर सख्ती और प्रशासन में जवाबदेही। उन्होंने जन दरबार शुरू किए, जहां मुख्यमंत्री खुद लोगों की शिकायतें सुनता। सुबह का समय सचिवालय में, दोपहर बाद मीटिंगें और शाम को कभी किसी जिला मुख्यालय, कभी किसी कस्बे के स्कूल मैदान में जनता के बीच। एक बार ऐसे ही एक जनदरबार में एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया। उसने कांपते हाथों से एक पुरानी फाइल निकाल ली। 20 साल से जमीन का मामला चल रहा है साहब। आपके पहले वाले भी आश्वासन देकर गए, आपके विरोधी भी। मेरा समय खत्म हो रहा है। आपके पास कितना समय है?
मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो मेरे लिए न्याय का मतलब कब्र के पार चला जाएगा। यह वाक्य भैरों सिंह के भीतर कहीं चुभ गया। आपके पास कितना समय है? उन्हें लगा जैसे किसी ने घड़ी की सुई पकड़कर उनकी आंखों के सामने घुमा दी हो। उन्होंने वहीं मंच पर बैठकर जिलाधिकारी से फाइल ली, कुछ सवाल पूछे और आदेश लिखा, 1 महीने के भीतर निपटारा, और अगर नहीं हुआ तो झिल। अधिकारी की एसआर में सीधी टिप्पणी। 1 महीने बाद जब वही बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए अपना नाम दर्ज जमीन का कागज लेकर घर लौटा तो शायद उसे भी नहीं पता था कि उसने अनजाने में मुख्यमंत्री को उनके अपने समय की याद दिला दी थी कि हर निर्णय का एक मानवीय घड़ी से भी रिश्ता होता है। लेकिन जैसे जैसे उनका काम आगे बढ़ रहा था, विपक्ष और अंदरूनी विरोध दोनों तेज हो रहे थे। पुराना प्रतिद्वंद्वी भले ही सीधे चुनावी मैदान में हारता रहा, लेकिन सत्ता के गलियारों से उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। कभी मीडिया में अभियान, कभी विधानसभा में अविश्वास ये प्रस्ताव की तैयारी, कभी पार्टी के भीतर एक अदृश्य लॉबी। भैरों सिंह बहुत सख्त हैं, लोग नाराज हो रहे हैं, अगले चुनाव में नुकसान होगा। उनके सामने अब एक नई समय सीमा खड़ी थी। सिर्फ 5 साल नहीं, हर बजट, हर सत्र, हर संकट। कभी किसी सांप्रदायिक तनाव को कुछ घंटों में संभालना, कभी किसी प्राकृतिक आपदा में कुछ दिनों के भीतर राहत पहुंचाना, कभी किसी विद्रोही गुट को कुछ हफ्तों के भीतर साधना। हर दिशा में घड़ी दौड़ रही थी। फिर भी इन सारे दबावों के बीच उन्होंने एक चीज पर कभी समझौता नहीं किया, जमीन से जुड़े रहना। कई बार अधिकारी परेशान हो उठते जब मुख्यमंत्री अचानक बिना प्रोटोकॉल, बिना तैयारी किसी गांव पहुंच जाते। कभी रात को ही जिला कलेक्टर को फोन, सुना है आपके यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाई नहीं मिलती। कभी किसी स्कूल में अचानक पहुंचकर किताबें पलटते, बच्चों से पूछते, तुम्हारा मास्टर रोज आता है ना। इस सब का असर धीरे धीरे दिखने लगा। राजस्थान की छवि, जो सिर्फ रेत, ऊंट और राजमहलों तक सीमित थी, अब एक और पहचान बनाने लगी, कठिन पर स्थितियों में भी नया प्रयोग करने वाले राज्य की। लेकिन राजनीति कभी भी सीधी रेखा नहीं होती। राष्ट्रीय स्तर पर फिर उथल-पुथल हुई, हवाएं बदलीं और उसके साथ ही राजस्थान की सत्ता की नाव फिर डगमगाने लगी। विरोधी दलों ने सारे मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया, महंगाई, बेरोजगारी, सख्त प्रशासन और यहाँ तक कि भैरों सिंह की ईमानदारी को भी कभी-कभी जिद्दीपन कहकर पेश किया जाने लगा। अगले चुनाव की घोषणा हुई। यह चुनाव सिर्फ विकास रिपोर्ट का नहीं, भावनाओं और धाराओं का भी था। उनका पुराना प्रतिद्वंद्वी अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में एक आखिरी चमक थी। अगर इस बार इन्हें हरा दिया तो इतिहास मेरा पक्ष भी सुनेगा। भैरों सिंह ने एक-एक सभा में अपने काम गिनाए, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने इरादे दोहराए। मैंने कोशिश की, कई जगह कमी रही, लेकिन नीयत में खोट नहीं थी। अब फैसला आपका है। मतदान हुआ। नतीजों की रात फिर जयपुर के आसमान पर फुसफुसाहटों की घटाएं छाई रहीं, और जब सुबह आंकड़े साफ हुए तो तस्वीर बदल चुकी थी। उनकी पार्टी बहुमत से पीछे रह गई थी। यह हार पहली न थी, लेकिन शायद सबसे भारी थी। इस बार जनता ने उनके काम की सराहना करते हुए भी एक अलग दिशा में मतदान कर दिया था। कई विश्लेषण हुए, कहीं स्थानीय नाराजगी, कहीं राष्ट्रीय मुद्दे, कहीं समय का चक्र। उनका पुराना प्रतिद्वंद्वी भी इस बार कोई बड़ी जीत नहीं दर्ज कर पाया, लेकिन उसे संतोष था, कुर्सी अब उनके पास नहीं। मुख्यमंत्री निवास खाली करने की तैयारी शुरू हुई। एक-एक कमरे से फाइलें, किताबें, पुरानी तस्वीरें, सम्मान चिन्ह सामान्य पैकेटों में भरकर निकाले जाने लगे। उसी बरामदे में, जहां कभी भी दौड़ लगी रहती थी, अब खामोशी थी। भैरों सिंह ने आखिरी बार उस कुर्सी को देखा जिस पर बैठकर उन्होंने सूखे से लेकर पेंशन तक, शिक्षा से लेकर पंचायत तक असंख्य निर्णय लिए थे। कुर्सी वहीं थी, लेकिन समय बदल चुका था। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, कुर्सी जाती है, आती है, लेकिन जो काम हो चुका कोई नहीं छीन सकता, और जो काम अधूरा रह गया वह मेरी अगली यात्रा का कारण बनेगा।
उनके भीतर कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक गहरी थकी हुई मुस्कान, जैसे कोई धावक फिनिश लाइन पार करके पीछे मुड़कर ट्रैक देखता है। लेकिन यह कहानी अभी पूरी नहीं थी, क्योंकि राजनीति ने उनके लिए एक और मोड़ संभाल रखा था। ऐसा मोड़ जहां वे सिर्फ एक राज्य के नहीं, पूरे देश के स्तर पर एक नई भूमिका में देख जाने वाले थे। और कहीं दूर रेगिस्तान की रात में चलती हवा के साथ एक धीमी फुसफुसाहट अब भी सुनाई देती थी। समय फिर चल पड़ा है, घड़ी फिर टिक टिक कर रही है। अब ये आदमी कहाँ तक जाएगा? सोचिए, जिस आदमी ने अभी अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर खाली होते बंगले की दीवारों को खामोशी में तिरछी नजर से देखा था, उसे अचानक एक दिन फोन आता है। जयपुर से नहीं, दिल्ली से बोल रहा हूं। देश को नया उपराष्ट्रपति चाहिए। क्या आप तैयार हैं पूरे भारत संसद की धड़कन के ठीक बगल में बैठने के लिए? डस द नारफॉर्म सेटेन आर, जिसके हाथ कल तक रेगिस्तान के नक्शे पर घूमते थे, अब उसी से कहा जा रहा था, अब आप पूरे देश के नक्शे पर नजर रखेंगे। कुर्सी बदली थी, पर घड़ी नहीं बदली थी। यहां भी समय सीमा थी, 5 साल। बस इस बार कैलेंडर पर सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरा भारत छपा हुआ था। दिल्ली से आए प्रतिनिधि जब जयपुर के उनके सादे बैठक कक्ष में बैठे, तो भैरों सिंह शांत आंखों से सुनते रहे। किसी ने कहा, आपकी राष्ट्रीय छवि मजबूत है, किसानों से लेकर अफसरों तक आपको जानते हैं। आप उपराष्ट्रपति बनेंगे तो संदेश जाएगा कि साधारण पृष्ठभूमि वाला आदमी भी इस ऊंच आय तक जा सकता है। भैरों सिंह ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैंने जिंदगी भर मैदान में काम किया है, कभी सोचा नहीं था कि एक दिन सदन की कुर्सी पर बैठकर दूसरों का बोलना सुनूंगा। दिल्ली से आए नेता बोले, यही तो जरूरत है, कोई ऐसा आदमी जो सत्ता का खेल समझता हो, लेकिन उस खेल से ऊपर उठकर निष्पक्ष बैठ सके। भीतर कहीं एक और आवाज थी, राजस्थान के उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी की। दिल्ली की खबर सुनकर उसने अपने करीबी लोगों से कहा, अच्छा है, उसे दिल्ली भेज दो। जितना ऊपर जाएगा उतना दूर हो जाएगा अपने पुराने किले से। मैं यहीं रहकर जड़ों में अपनी पकड़ बनाए रखूंगा। यह भी एक अजीब विडंबना थी। दिल्ली का सम्मान कई बार अपने ही घर से दूरी की सजा बन जाता है। कुछ दिनों के सोच विचार के बाद भैरों सिंह ने हामी भर दी, पर एक शर्त के साथ। मैं कल भी किसान का बेटा था, आज भी रहूंगा। अगर उपराष्ट्रपति बनकर मुझे लोगों से दूर कर दिया जाएगा तो यह पद मेरे लिए बोझ होगा। मैं अपनी बोलने की शैली नहीं बदलूंगा, चाहे मंच संसद का हो या गांव की चौपाल का। 2002 का वह साल था। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद भवन और विधानसभाओं के बीच एक मौन संवैधानिक युद्ध की तरह चल रहा था। एक तरफ सत्ता पक्ष का उम्मीदवार, दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भैरों सिंह शेखावत। वोटिंग वाले दिन दिल्ली के गलियारों में एक अलग तरह की धड़कन थी। सूट बूट में सजे लोकसभा सदस्य, धोती कुर्ता पहने विधायक, सब अपने अपने दल की लाइन में लगकर मतपत्र पर निशान लगा रहे थे। जिस आदमी ने जिंदगी का पहला वोट किसी मिट्टी भरी तहसील में डाला होगा, अब वही आदमी देश के सबसे बड़े सदनों से अपने लिए वोट डलवाते देख रहा था। नतीजे आए, भैरों सिंह विजयी, भारत के उपराष्ट्रपति और साथ ही राज्यसभा के सभापति। शपथ ग्रहण के दिन जब वे संवैधानिक कुर्सी पर तो उनके सामने मखमली मेज पर हल्की चमकती घंटी रखी थी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब यह घंटी पूरे देश के लोकतंत्र की अनुशासन घड़ी है। वे मुस्कुराए। उन्हें याद आया, कभी किसी थाने में वे खुद हुक्म सुनते थे, फिर विधानसभा में नियम सीखें, फिर मुख्यमंत्री के रूप में नियम बनाते रहे, और आज वे उन्हीं नियमों की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रहरी थे। पहला ही सत्र शुरू हुआ। राज्यसभा में कई अनुभवी, कई जोशीले, कई नए चेहरे। जैसे जैसे बहस गर्म होती, आवाजें ऊंची होती, कभी कोई टेबल थपथपाता, कभी कोई माइक बंद कर देता। एक दिन हंगामा इतना बढ़ा कि लगभग सदस्य एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। कैमरे चालू, देश भर के टीवी पर लाइव प्रसारण। सदन की ध्वनि अचानक कट गई। स्क्रीन पर बस एक दृश्य,
उपराष्ट्रपति की उठती हुई उंगली और उनके चेहरे की कठोर रेखाएं। उन्होंने घनघनाती आवाज में कहा, यह सदन आपका राजनीतिक मंच नहीं, पूरे देश की उम्मीदों का घर है। यहाँ जो एक एक मिनट बर्बाद होता है वह कहीं किसी किसान के खेत से, किसी मजदूर की मजदूरी से, किसी बच्चे की किताब से छीन लिया गया समय है। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, 5 साल बाद आप लौटकर जनता के सामने जाएंगे और तब वह घड़ी आपक ही नहीं उसकी होगी। सदन में सन्नाटा। कई सदस्यों ने पहली बार देखा कि एक उपराष्ट्रपति इतने खुले शब्दों में उनकी जवाबदेही की बात कर रहा है। दिलचस्प यह था कि वे फटकार सिर्फ विरोधी दल को नहीं, अपने ही दल के सदस्यों को भी लगाते। कई बार उनके पार्टी साथियों ने हल्के रोष में कहा, आप तो कभी कभी हमारे ही खिलाफ दिखते हैं। वे मुस्कुराकर जवाब देते, जब मैं पार्टी का कार्य करता हूं तो मैं आपका साथी हूं, जब मैं इस कुर्सी पर बैठता हूं तो मैं संविधान का साथी हूं। दोनों भूमिकाएं मिला दूंगा तो दोनों से धोखा हो जाएगा। दिल्ली की व्यस्तता के बीच भी उनकी दिनचर्या अक्सर रात तक खिंच जाती। राज्यसभा के कागजों के ढेर के बाद वे देर रात साधारण पत्रों के बंडल मंगवा आते। कहीं राजस्थान के किसी छोटे गांव से एक बूढ़ी माँ का खत, कहीं बिहार के किसान की शिकायत, कहीं किसी नौजवान की नौकरी न मिलने की पी ढा। कभी कभी सुरक्षा अधिकारियों की दलीलों के बावजूद वे चुपचाप किसी अस्पताल, किसी छात्रावास, किसी झुग्गी बस्ती तक पहुंच जाते। फैसला लेने वालों को कभी कभी उन जगहों पर जाना चाहिए जहां उनके फैसलों का असर सीधा दिखाई देता है। इधर दिल्ली में वे राष्ट्रीय स्तर पर एक बाढ़ की तरह थे जो सत्ता और संविधान के बीच खड़ी थी। उधर राजस्थान में शक्ति का खेल अपने ही ढंग से चलता रहा। पुराना प्रतिद्वंद्वी अब उम्रदराज हो चुका था, लेकिन उसकी राजनीति की नसें अभी तक थमी नहीं थीं। वह अपने समर्थकों से कहता, दिल्ली की चमक अच्छी है, पर असल जड़ तो यही है। देखना, दोनों में से किसकी स्मृति लोग अधिक समय तक रखेंगे, उसकी दिल्ली या मेरी राजस्थान। लेकिन समय दोनों पर बराबर गति से चल रहा था। 5 साल की वह उपराष्ट्रपति वाली घड़ी धीरे धीरे आखिरी चक्कर की ओर बढ़ रही थी कि तभी एक नया मोड़ आया। दिल्ली के गलियारों में एक फुसफुसाहट शुरू हुई। राष्ट्रपति चुनाव आ रहा है। क्या भैरों सिंह शेखावत देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए उम्मीदवार बनेंगे? यह सवाल सिर्फ सम्मान का नहीं, एक और संघर्ष का आह्वान था, क्योंकि यह चुनाव सिर्फ संसद का नहीं, पूरा राजनीतिक तंत्र का शतरंजी मुख आबला था। सत्ता पक्ष के समर्थन, विपक्ष की एकजुटता, छोटे दलों के समीकरण, क्रॉस वोटिंग की आशंका और सबसे ऊपर देश के सामने यह संदेश कि कौन सा चेहरा राष्ट्र की पहचान बनेगा। कई दल बंद कमरों में बैठकर संख्याएं जोड़ घटा रहे थे। भैरों सिंह का नाम हर बार सामने आता। ने कहा, उनकी छवि साफ है, अनुभव अपार है। किसी ने शंका जताई, पर क्या हमारे अपने लोग पूरी तरह साथ खड़े रहेंगे? भैरों सिंह के सामने एक और दिलचस्प दुविधा थी। उपराष्ट्रपति के रूप में उनके पास अभी भी समय था, पर अगर वे राष्ट्रपति पद के लिए लड़त तो यह एक तरह से अपने वर्तमान पद से एक छलांग भी थी और एक जोखिम भी। उन्होंने अपने कुछ करीबी साथियों से कहा, यह सिर्फ मेरा चुनाव नहीं, यह उस सोच का चुनाव है जिसमें एक किसान का बेटा देश का सर्वोच्च नागरिक बन सकता है। अगर मैं पीछे हटूंगा तो कहीं न कहीं उन लोगों की उम्मीद पर पत्थर पड़ जाएगा जो अपने बच्चों से कहते हैं, मेहनत करो, संभव है तुम भी किसी दिन ऐसी कुर्सी तक पहुंचो। आखिरकार निर्णय हुआ, वह उम्मीदवार होंगे, औपचारिक रूप से स्वतंत्र प्रत्याशी, लेकिन विपक्षी दलों के समर्थन के साथ। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने उम्मीदवार तय की, प्रतिभा पाटिल। देश भर में 2 नाम 2 दिशाओं की तरह घूमने लगे। एक अनुभवी बुजुर्ग राजनेता, दूसरी तरफ देश की संभावित पहली महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार जनता के बीच नहीं, जनप्रतिनिधियों के बीच था। फिर भी टीवी स्टूडियो, अखबारों के संपादकीय और चाय की दुकानों पर बैठी भीड़ इन 2 नामों पर बहस कर रही थी। चुनाव से पहले की वे कुछ हफ्ते भैरों सिंह के जीवन के सबसे
भारी दिनों में थे। दिन भर सांसदों की मुलाकातें, विधानसभाओं के दौरों पर भेजे संदेश, दल बदल से बचने की कोशिशें और रात को एक शांत कमर में घड़ी की टिक टिक। कई पुराने साथी उन्हें आश्वस्त करते, चिंता मत कीजिए, हमारे नंबर मजबूत हैं। लेकिन जिन्हें राजनीति की रगें समझ में आती हैं, वे जानते हैं कागज पर लिखी संख्याएं कभी कभी मतदान की गोपनीयता के सामने ध्वस्त हो जाती हैं। वोटिंग का दिन आया। शहर भर से एमएलए और एमपी दिल्ली पहुंचे। मतदान संसद भवन में कड़ी सुरक्षा, टेलीप्रिंटरों पर चलती खबरें, कैमरों की फ्लैश। वोट डालने के बाद भैरों सिंह अपने छोटे से कमरे में बैठे थे। दीवार पर घड़ी चल रही थी, टिक टिक टिक। उन्हें अचानक अपने जीवन की कई घड़ियां याद आने लगीं। वह रात जब वे थाने की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे, वह दोपहरी जब पहली बार हार का नतीजा सुना था, वह शाम जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, और वह सुबह जब उपराष्ट्रपति की शपथ ली। आज एक और घड़ी उनके सामने खड़ी थी। अगर जीतते हैं तो देश के सर्वोच्च पद पर, अगर हारते हैं तो क्या? खाली कमरे और कुछ और अधूरी फाइलें। नतीजे आने लगे। समाचार एजेंसियों के टिकर पर एक एक आंकड़ा उभरता, कहीं से इतने वोट, कहीं से इतने। धीरे धीरे तस्वीर साफ हुई। वोट उनके पक्ष में आए, काफी आए, पर उतने नहीं जितने जीत के लिए चाहिए थे। राष्ट्रपति चुनाव में भैरों सिंह शेखावत हार गए। कमरे में एक पल के लिए गहरी चुप्पी छाई। बाहर माइक्रोफोन लिए रिपोर्टर तैयार खड़े थे। ये हार क्या संदेश देती है? क्या यह उनकी राजनीति का अंत है? दौड़ 10। भैरों सिंह धीरे से उठे, कांच की मेज पर रखे चश्मे को ठीक किया और कमरे से बाहर आए। चेहरे पर न कोई आक्रोश, न कोई बनावटी मुस्कान, बस एक थका हुआ पर साफ भाव। मीडिया ने पूछा, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने शांत स्वर में कहा, लोकतंत्र में जीत और हार दोनों जनता के प्रतिनिधियों के निर्णय हैं। मैंने कोशिश की, वे अपनी समझ से निर्णय पर पहुंचे। मेरे जीवन में यह पहली हार नहीं और शायद आखिरी भी नहीं होगी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिस भारत में एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति तक पहुंच सकता है और राष्ट्रपति पद के लिए गंभीरता से सोचा जा सकता है, वह भारत कभी छोटा नहीं हो सकता। कुछ ही दिन बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दे दिया। कानूनी तौर पर वे अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, इस दिन देश ने राष्ट्रपति के लिए दूसरे नाम को चुना। उस दिन से मेरी भूमिका भी धीरे धीरे समाप्त माननी चाहिए। अब समय है कि कोई और आए, नई ऊर्जा के साथ। एक तरह से उन्होंने पहली बार अपने जीवन की घड़ी को स्वयं आगे खिसकाया था। समय समाप्त का बटन खुद दबाया था। दिल्ली से लौटते हुए विमान की खिड़की से नीचे फैला भारत उन्हें कुछ अलग लगा। पहले वे इसे एक जिम्मेदारी की तरह देखते थे, आज थोड़ी दूरी से एक पूरे जीवन यात्रा की तरह देख रहे थे। मैंने जितना कर सकता था किया। अब यह देश अगली पीढ़ी के हाथ में है। जयपुर लौटने पर कोई अधिकारी का काफिला नहीं था, पर लोगों की भीड़ थी। हवाई अड्डे से निकलते ही नारे सुनाई दिए, भैरों सिंह जिंदाबाद। राजस्थान का शेर वापस आया। किसी ने बाजू पकड़कर कहा, साहब आप भले राष्ट्रपति न बने हों, पर हमारे लिए आप वही हो। वे मुस्कुराए, लेकिन भीतर कहीं यह वाक्य एक मीठी टीस की तरह बस गया। कभी कभी लोग आपको उस पद से ऊपर रख देते हैं जिस तक आप पहुंच नहीं पाए। अब उनका दिन किसी सरकारी कार्यक्रम के कैलेंडर से नहीं, अपनी इच्छा से तय होता। कभी किसी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, कभी किसी किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि, कभी किसी युवा संगठन की बैठक। वे हर जगह एक ही बात दोहराते, राजनीति को मत कोसो, राजनीति को साफ करो। अगर आप अच्छे लोग इस क्षेत्र से दूर रहेंगे तो बुरे लोग ही यहाँ झंडा लेकर खड़े होंगे। उम्र बढ़ रही थी, शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता था, पर आवाज अभी भी माइक पर गूंजती थी। डॉक्टर दवाइयों की पर्ची बढ़ाते, वह हंसकर कहते, समय की दवाई कोई लिख दे तो बहुत अच्छा हो। इधर उनका पुराना प्रतिद्वंद्वी भी धीरे धीरे राजनीतिक पृष्ठ से सुरखने लगा। एक चुनाव में अपने ही गढ़ में हार, किसी घोटाले का दाग, स्वास्थ्य की गिरती रेखा। वह आदमी जो
कभी कहा करता था जड़ें मेरी हैं। अब किसी शांत कमरे में बैठकर टीवी पर देश की राजनीति देखता। एक बार जयपुर के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दोनों आमंत्रित हुए। स्टेज पर दो बुजुर्ग नेता एक ही सोफे के दो सिरों पर बैठे थे। कैमरे फ्लैश कर रहे थे। पुराना टकराव, आज की तस्वीर। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब लोग थोड़ा हटे तो पुराना प्रतिद्वंद्वी धीरे से उनके करीब आया। आवाज धीमी लेकिन साफ। उमने जीत भी देखी, हार भी, मैंने भी। पर एक बात माननी पड़ेगी, लोग तुम्हें मेरे मुकाबले ज्यादा स्नेह से याद करते हैं। शायद इसलिए क्यों कि तुमने ज्यादा लोगों के हित में हारना चुना, कम लोगों के हित में जीतना नहीं। यह वाक्य किसी औपचारिक माफी जैसा नहीं था, पर वर्षों पुराने संघर्ष का एक शांत निष्कर्ष था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, हल्की सी मुस्कान, और फिर अपने अपने रास्ते। समय ने अपने एक पुराण अध्याय को धीरे से बंद कर दिया था। 2010 के शुरुआत के महीने, जाड़े की ठंडी हवा, जयपुर की सुबहें हल्के कोहरे में लिपटी हुई। भैरों सिंह अब पहले से कम निकलते, लेकिन जो भी मिलने आता उससे विस्तार से बात करते। देश, राज्य, युवा, किसान, भविष्य। एक दिन अचानक तबीयत बिगड़ी, सांस तेज, सीने में बेचैनी। परिवारजन घबराकर बोले, तुरंत अस्पताल चलना होगा। अस्पताल की स्ट्रेचर पर जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो शायद ही उन्होंने खुद को इतना असहाय महसूस किया होगा। जिंदगी भर दूसरों के निर्णयों का बोझ उठाने वाला आदमी अब डॉक्टरों के निर्णय पर निर्भर था। समाचार चैनलों की स्क्रीन पर एक ही लाइन चलने लगी, भैरों सिंह शेखावत की तबीयत नाजुक, जयपुर के अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के गांवों में जहां कभी उनके नाम पर तालाब खुदे थे, स्कूल खुले थे, पेंशन बांटी गई थी, वहीं दूर कहीं रेत के ऊपर बैठी एक बूढ़ी औरत टीवी पर चलती खबर सुनकर बस इतना बोली, भगवान जिसने हमें बूढ़े में सहारा दिया उसे तू सहारा दे। अस्पताल के आईसीयू में मशीनों की बीप बीप, डॉक्टरों की तेज चाल, दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां। समय फिर चल रहा था, पर इस बार किसी चुनाव, किसी कार्यकाल, किसी योजना की घड़ी नहीं थी। यह एक इंसान की सांसों की घड़ी थी। पुराना प्रतिद्वंद्वी भी अपने घर में यह समाचार देख रहा था। कई सालों की राजनीति, विरोध, भाषण, सब आंखों के आगे से गुजरे। उसने धीरे से अपनी कुर्सी का हथा पकड़ा और दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखने लगा। किसी दिन यह घड़ी हम सबके लिए रुक ही जाती है। सवाल बस इतना है, उस समय तक हमने क्या किया? 15 मई 2010, जयपुर के उस अस्पताल में डॉक्टरों ने बाहर आकर भारी आवाज में कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन भैरों सिंह शेखावत नहीं रहे। ये वाक्य सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए एक झटका था। रेडियो पर, टीवी पर, अखबारों की सुर्खियों में एक ही नाम, पूर्व उपराष्ट्रपति, 3 बार के मुख्यमंत्री, लोगों के नेता, भैरों सिंह शेखावत का निधन। अगले दिन राजकीय सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर जनता के दर्शन के लिए रखा गया। तिरंगे में लिपटा शरीर, चेतक पर फूलों की बारिश, लंबी कतारें, किसान, सरकारी कर्मचारी, वृद्ध, महिलाएं, बच्चे, हर वर्ग, हर चेहरे पर एक सी नमी। यात्रा जब श्मशान की ओर बढ़ी तो साथ साथ कई दशकों की राजनीति मानो पैदल चल रही थी। कहीं पीछे पुराना प्रतिद्वंद्वी भी था, धीरे कदम रखते हुए, लाठी के सहारे। श्मशान पहुंचकर जब अंतिम संस्कार की तैयारी हुई तो वह चुपचाप आगे आया, तिरंगे से ढके उस चेहरे के पास झुककर धीरे से उनके निर्जीव पैरों को छुआ। किसी कैमरे ने शायद उस पल को कैद कर लिया, पर असली याद उन कुछ लोगों के दिल में रही जिन्होंने उस दृश्य को देखा, जिससे जीवन भर मुकाबला किया। उसके जाने के बाद उसी को अंत इम प्रणाम। चिता की लपटें उठीं, आग ने शरीर को निगल लिया, पर उस आग के भीतर अनगिनत स्मृतियां वातावरण में फैल गईं। किसी सभा में उनका पहला भाषण, किसी गांव में उनका अचानक पहुंचना, किसी अफसर को देशना, किसी बूढ़ी औरत के हाथ में दिया गया पेंशन का पहला नोट, किसी बच्चे के सिर पर रखा गया स्नेह का हाथ। आने वाले वर्षों में किसी सड़क का नाम, किसी योजना, किसी भवन पर उनका नाम लिखा गया। पर असली याद उन जगह पर बसी जहां कोई प्लाक नहीं था। किसी पंचायत भवन की दीवार पर सादा सा कैलेंडर जिस पर उनकी तस्वीर छपी हो, किसी किसान के घर में आंखों
कि चमक जब वह कहे। एक मुख्यमंत्री था जो बिना बताए हमारे खेत तक आ जाता था। किसी बुजुर्ग की मुस्कान जब वह अपनी पेंशन की पर्ची दिखा कर कहती, यह उस समय शुरू हुई थी। भैरों सिंह शेखावत का जीवन एक लंबी यात्रा था। थाने की वर्दी से विधानसभा की बेंच तक, वहां से मुख्य या मंत्री की कुर्सी तक और फिर उपराष्ट्रपति के ऊंचे आसन तक। बीच में अनगिनत उतार चढ़ाव, हार जीत, साजिशें, समर्पण, टकराव, समझौते, लेकिन एक धागा अंत तक बना रहा, अंतिम आदमी की चिंता। आज भी जब राजस्थान के किसी छोटे गांव में घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, जब कोई नया नेता किसी मंच से अंत्योदय का नाम लेता है, जब कोई नौजवान राजनीति में साफ छवि की बात करता है, तो कहीं न कहीं भैरों सिंह शेखावत की कहानी फिर से जीवित हो उठती है। एक आदमी की कहानी जिसने समझ लिया था कि कुर्सियां आती जाती रहती हैं, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। और इसी दौड़ती हुई घड़ी के साथ कदम मिलाकर चलने की जितनी ईमानदार कोशिश की जाए, उतना ही जीवन का हिसाब हल्का हो जाता है।